हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया। और पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो वो मेरा पहला लेक्चर था और ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने समझा था वेदों के बारे में कि वेद क्या है, वेद का महत्व क्या है संसार के लिए, वेदों की उत्पत्ति कब, किससे, कैसे हुई है, वेदों के राइटर कौन है, रचयिता कौन है, वेदों का इतिहास, हिस्ट्री क्या है, वेदों में कुल मंत्र कितने हैं, वेदों का महत्व क्या है, वेदों के अंग क्या है, वेदों की शाखाएं मतलब वेदों का काल, उसको कितने भागों में बांटा गया है, वेदों के उपवेद अरण्य क्या होता है, उपनिषद किसे कहते हैं, वेदांत क्या होता है, मंत्र क्या होता है, श्लोक क्या होता है, धर्म क्या होता है, ओके, सूक्त क्या होता है, ऋचा का मतलब क्या होता है, चारों वेदों में क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक सारा कुछ कवर किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्य के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में। आर्य कौन थे, कहां से आए थे, क्या वह भारत के मूल निवासी थे, यहीं के रहने वाले थे, या वो कहीं विदेश से आए हुए थे, या किसी अन्य महादेश से आए थे। आर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, शुरुआत में वो कहाँ रहते थे, क्या जब आर्य भारत में आए तो उनके आने से पहले भी यहाँ पर लोग रहा करते थे, कोई सभ्यता थी, अगर लोग रहा करते थे तो वो भाई किस जाति के थे, हाँ किस सभ्यता के थे। तो आर्यों के आने पर उन लोगों के द्वारा क्या कुछ विरोध किया गया था, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था दोनों के बीच। तो आर्यों ने उन लोगों को क्या कहा, किस नाम से पुकारा जो लोग पहले से रहा करते थे, है ना। वेदों में इस बात का जिक्र है या नहीं है, क्या आर्यों के भारत आने से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो लोग अभी भी रह रहे हैं यहाँ पर। तो इन सब सवालों को लेकर के, यानी कि आर्य के भारत में आने के संबंध में, है ना, उनके इतिहास को लेकर के भारतीय विद्वान और विदेशी जो विद्वान है, स्कॉलर्स है, उनकी क्या सोच है, वो लोग क्या राय रखते हैं इसके बारे में, है ना। तो उनके बारे में आर्यों के भारतीय होने को लेकर या विदेशी होने को लेकर के हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या किस तरह का विचारधारा है। साथ ही साथ विश्व के जो इतिहासकार है, ठीक है, वे अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं हम लोग उसको भी समझेंगे। तो आर्यों के इंडिया में आने को लेकर के इस वीडियो में हम लोग इस बात का विश्लेषण करेंगे, उनके उत्पत्ति को लेकर, उनके आने वाले स्थान को लेकर के कि किस स्थान से वो आए थे। साथ ही साथ इसके अलावे हम लोग उन एविडेंसेस, उन सबूतों को भी ध्यान में रखेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम लोग इतनी सारी बातों को करेंगे, इतनी सारी बातों को समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आर्यों के, मैंने बताया भारत में आगमन को लेकर के, है ना, क्या क्या साहित्यिक स्रोत है और क्या क्या पुरातात्विक स्रोत है, मतलब हम लोग सारी बातें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बेसिस पर करेंगे। तो उस बेसिस पर उनकी उत्पत्ति और उनकी विचारधारा, आर्यों के रहन सहन, उनकी भाषा, है ना, उस समय के इतिहास की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है वैदिक सभ्यता एक परिचय, जैसा कि मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिख रखा है, ओके। तो भारत में आर्यों के आने से पहले भी कोई सभ्यता थी, है ना। तो इस सभ्यता का क्या हुआ, वे कैसे लोग थे जो आर्यों के आने से पहले भारत में रहा करते थे, तो वे लोग जो है किस तरह के लोग थे, उसके बारे में विश्व के किन किन विद्वानों ने क्या क्या विचार रखे हैं, हम लोग उसके बारे में भी बातें करेंगे। यानी आर्यों की उत्पत्ति और वे लोग कहां से आए थे, ठीक है। तो यहां पर इन्हीं सारी बातों को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे हम लोग इस बात को जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस काल के निर्माता आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता कहा जाता है ना। तो इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। तो कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास में
एक लंबा गैप देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है लगभग 1700 बीसी के आसपास, है ना। तो फिर इसके बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातें करते हैं भारत में सभ्यताओं के विकास की। तो भारत में सभ्यताओं का विकास का पैटर्न क्या थोड़ा उल्टा रहा है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और भारत की पहली सभ्यता थी, पहला सिविलाइजेशन था। इसके बाद वैदिक सभ्यता आई जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस तरह से पहले हमारे देश में नगरीय सभ्यता आई, है ना। और कहीं न कहीं मैंने बताया कि भाई सभ्यता का क्रम थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है। फिर क्या होता है, फिर सिंधु सभ्यता की जब खोज जब नहीं हुई थी तो उस समय वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी, है ना, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव वाली सभ्यता थी। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक आर्य को माना जाता है ना, तो जिसे वैदिक सभ्यता नाम इन्होंने दिया है। तो ये जो सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। खैर, तो वैदिक सभ्यता मतलब जो थी सिंधु सभ्यता से काफी अलग थी। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने हड़प्पा सभ्यता के इतने बड़े और महान नगरों को नष्ट किया वे आर्य ही थे। ठीक है, सबकी उंगली आर्यों पर ही उठती है। तो यह बात कहां तक सही है, इसके बारे में हमारे विद्वान देशी और विदेशी स्कॉलर्स क्या राय रखते हैं, क्या बातें रखते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, और इन बातों की जानकारियां, इतनी सारी जो बातें हम लोग करेंगे, तो भाई इन बातों का एविडेंस क्या है, सबूत क्या है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक समाज के अध्ययन के प्रमुख स्रोत। तो उन स्रोतों से हमें वैदिक सभ्यता और आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें वैदिक सभ्यता के आर्यों की जानकारी मिलती है, तो इसमें आता है साहित्यिक स्रोत, है ना। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले नाम आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। तो इन चारों वेदों के द्वारा जो है हमें भारतीय आर्य मतलब एक तरह से आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसके अलावे इसमें मौजूद सूक्त के द्वारा भी, सूक्त है ना, इसमें मौजूद सूक्त के द्वारा भी वैदिक कालीन इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो इसलिए पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को सूक्त के बारे में बताया था कि सूक्त क्या होता है। तो इन ऋग्वैदिक सूक्त का प्रयोग अनेक भारतीय धर्म ग्रंथों में समय समय पर हुआ है, जिससे हमें वैदिक सभ्यता की बहुत ही अच्छी, बहुत ही सटीक जानकारी मिलती है। ओके, तो भाई वो कौन कौन से सूक्त हैं जिनके द्वारा हमें आर्यों के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है ना। तो हम लोग जानते हैं ऋग्वैदिक सूक्त के बारे में। तो जैसे कि इसमें सूक्तों में नाम आता है कि कौन कौन से सूक्त से हमें वैदिक सभ्यता या वैदिक आर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जैसे कि नंबर 1 में आता है आपका कौन सा सूक्त, तो यह है आपका पुरुष सूक्त। नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, अश्ववामीय सूक्त, श्रद्धा सूक्त, वाक सूक्त, संज्ञान सूक्त,
दान स्तुति सूक्त, अच्छ सूक्त, विवाह सूक्त, संवाद सूक्त। तो इन सूक्तों के द्वारा जो है ना हमें वैदिक कालीन आर्य, ठीक है, हमें वैदिक कालीन आर्य और वैदिक सभ्यता यानी आर्यों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। ओके, तो जैसे मैंने यहां बताया पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, अश्ववामीय सूक्त, श्रद्धा सूक्त, वाक सूक्त, संज्ञान सूक्त, दान स्तुति सूक्त, अच्छ सूक्त, विवाह सूक्त और संवाद सूक्त। तो इन सारे सूक्तों के द्वारा हमें वैदिक आर्यों और वैदिक सभ्यता के बारे में काफी जानकारियां मिलती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पुरातात्विक स्रोत के ऊपर, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत के द्वारा जो है वैदिक काल की जानकारी कैसे हमें प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले बात आता है भगवानपुरा का। अब ये भाई भगवानपुरा कहाँ है? तो ये भगवानपुरा हरियाणा और पंजाब, है ना। तो हरियाणा और पंजाब, भगवानपुरा एक जगह है जो हरियाणा और पंजाब में पड़ता है। तो वहां पर जो है ना 13 कमरों का एक मकान का अवशेष मिला है जो कि वैदिक कालीन आर्यों का है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब का कुछ साइट वगैरह है, स्थल वगैरह है जहां से भी कुछ ऐसा अवशेष वगैरह मिला है जो वैदिक कालीन आर्यों से संबंधित है। जैसे कि पंजाब का एक जगह है नागर, और उसके बाद काटपालन और दथेरी। तो ये सब जो है ना ये सारे के सारे स्थान पंजाब में हैं और वहां पर बहुत सारे वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं इन स्थानों पर। इसके अलावे बोगज कोई अभिलेख, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख जो है तो 1400 BC में फिर मितानी अभिलेख है। तो ये अभिलेख कहां पर है भाई? तो ये अभिलेख सीरिया से प्राप्त हुआ है ना। और इस अभिलेख में, चूंकि अभिलेखों में बहुत सारी बातें लिखी रहती है, बहुत सारी जानकारियां रहती है, तो इस अभिलेख में, है ना, ये जो बोगज कोई अभिलेख है या फिर 1400 BC में जो मितानी अभिलेख है, इसमें क्या बातें लिखी गई है जो सीरिया से प्राप्त हुई है। तो इस अभिलेख में हित्ती राजा सुबिलिमा, एक जगह का नाम है हित्ती, राजा का नाम है सुबिलिमा, और मितन्नी जगह का नाम है और राजा का नाम है मती अजा, ठीक है। तो इनके बीच है ना, इन दोनों राजाओं के बीच है ना, जो कहां के रहने वाले हैं? सीरिया के रहने वाले हैं। तो सीरिया के इन दोनों राजाओं के बीच क्या होता है? एक संधि होता है, ठीक है। और इस संधि में, इस दोस्ती में, इस ट्रीटी में 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है, यानी उनको साक्षी मानकर एक संधि की गई है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी का जिक्र होता है, जो कि 4 वैदिक देवता है भाई। तो इससे हमें पता चलता है इस इतने पुराने अभिलेख से, है ना, वैदिक आर्यों के बारे में। ठीक, इसके अलावे 1400 BC साल पुराने मितान्नी अभिलेख में जो 2 राजा थे वो कहाँ के थे? मैंने बताया सीरिया के थे। तो उनके बीच संधि होती है, दोस्ती होती है, दोनों कस्में खाते हैं, किसकी? इंद्र की, मित्र की, वरुण की, अश्विन की, है ना। तो दो राजा जैसे कि क्या मैंने बताया, हित्ती राजा सुबिलिमा, है ना, और मितन्नी के राजा मती अजा के बीच। इसके अलावे एक और अभिलेख मिला है भाई, ठीक है, एक और अभिलेख मिला है, वो है कस्सी अभिलेख, ठीक है। तो लगभग 1600 BC में यह अभिलेख इराक से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख में इराक, मतलब यह अभिलेख कहां? इराक में मिला है। और इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि आर्यों की एक शाखा ईरान आई और एक शाखा भारत की ओर बढ़ चली। ओके, तो इस अभिलेख में कस्सी, है ना, कस्सी जाति को वैदिक आर्यों के समान माना गया है। इनका देवता भी सूर्य, मरुत और अन्य वैदिक देवी देवताओं के समान ही थे, ठीक है।
तो ये जो वैदिक सभ्यता है उसको समझने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत की बातें यहां तक हम लोगों ने किया। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इस बात को जानेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, मतलब शुरुआत में वह कहाँ रहते थे, यानी कि भारत में आने से पहले आर्य किस देश में रहते थे, कहां से आए थे, हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जैसे कि अलग अलग विद्वान है ना, अलग अलग स्कॉलर्स है ना, उनकी अलग अलग राय है। और एग्जाम में भी क्या होता है भाई, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग अब जानेंगे आर्यों के निवास स्थान के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि भाई कुछ विद्वान का मानना है कि आर्य जो थे इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले या फिर आर्य शायद एक पुराने टाइम में जो नोमेडिक लोग होते हैं ना, खाना बदोश लोग होते हैं ना, जो पहले कहीं और रहते होंगे, है ना, किसी और सभ्यता से बिलोंग करते होंगे, पर उस सभ्यता के टूट फूट जाने के बाद, पतन हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद फिर वो लोग भारत आए होंगे, है ना। मतलब इनका मानना था, इतिहासकारों का मानना था कि आर्य लोग जो थे वो घुमक्कड़ कबीले में थे और उनका मतलब कोई सभ्यता था और वो सभ्यता खत्म हो गया, कमजोर हो गया, उसके बाद घूमते टहलते वो लोग भारत आ गए। ठीक है, तो स्कॉलर्स का राय है भाई, स्कॉलर्स का उनका मानना है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उस समय भारत में किसी और सभ्यता या जाति के लोग निवास करते थे, यदि कर रहे थे तो आर्यों ने उन लोगों को क्या कह के संबोधित किया, उनके बारे में क्या कहा है, वेदों में उनके बारे में क्या लिखा गया है। तो वो लोग मतलब एक तरह से क्या उनकी, मैंने बताया भाई उनका लड़ाई वड़ाई भी हुआ था क्या, तो इन्हीं सब बातों को हम लोग जानेंगे, है ना। तो जैसे हमारा अगला टॉपिक है, मैं इसको मिटा देता हूं सूक्त वाला, तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो जैसे यहां पर हमारा अगला टॉपिक आएगा आर्यों की उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान। आर्यों की उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आर्य शब्द का मतलब समझना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, है ना, इसका अर्थ क्या होता है, किस सेंस में आर्य को आर्य कहा गया है। और जब भारत में आर्य लोग थे, है ना, जब भारत में आर्य लोग थे जिन्होंने अपने आप को आर्य कहा, तो उस समय दूसरे लोग जो भारत में पहले से रह रहे थे उनको उन्होंने क्या कह के संबोधित किया है। ठीक है, आर्यों के द्वारा, आर्य, है ना, आर्यों के द्वारा मतलब क्या होता है, आर्यों का जो पवित्र ग्रंथ वेद है उसमें क्या कहा गया है उन लोगों के बारे में जो लोग पहले से यहां पर रह रहे थे। तो चलिए हम लोग समझते हैं आर्य शब्द का अर्थ। ठीक है, तो आर्य शब्द का मतलब होता है पवित्र वंश या जन्म वाला। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग, है ना, कि आर्य शब्द श्रेष्ठता का द्योतक है, मतलब सबसे श्रेष्ठ। उसके अलावे आर्य शब्द 10 जन समूहों या जातियों को संबोधित करता है जिसका शारीरिक बनावट, गठन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक स्टैंडर्ड सा हाइट होता था। तो इस सेंस में भी आर्य कहा जाता है। तो आर्य शब्द का इस्तेमाल और भी तरीके से होता है, विशेषण के अर्थ में भी होता है, किसी की विशेषता बताने के अर्थ में भी आर्य शब्द का उपयोग होता है। जैसे आर्य का अर्थ होता है आदर्श, ठीक है, और आर्य का अर्थ होता है अच्छे हृदय वाला, आर्य का अर्थ होता है आस्तिक, भगवान में यकीन रखने वाला, आर्य का अर्थ होता है अच्छे गुणों वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये विशेषताएं बताती है। साथ ही साथ सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग वेदों को लिखने वाले ने ही किया था। तो आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेदों को लिखने वाले लोगों ने ही किया था। तो उन्होंने अपने आप को आर्य यानी श्रेष्ठ, और जो विरोधी थे ना
उनको क्या कहा? विरोधियों को दास या दस्यु कहा। ठीक है, विरोधियों को उन्होंने दास कहा या फिर क्या कहा? दस्यु। ठीक है, विरोधियों को इन्होंने दस्युओं कह के संबोधित किया। विरोधी मतलब जो लोग पहले से भारत में रह रहे थे। ठीक है, तो अपने आपको उन्होंने आर्य कहा, विरोधियों को दास या दस्यु कहा। तो वे अपने आप को जो अनार्य थे ना, मतलब खुद तो वो आर्य थे, दूसरे लोग अनार्य थे, तो उनसे ये लोग श्रेष्ठ और कुलीन समझते थे अपने आप को। तो यह जो अनार्य क्या होता है, ये दस्यु क्या होता है, ये दास क्या होता है, हम लोग इस बात को भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि आर्य ने किन्हें अनार्य कहा है। तो ऋग्वेद में भी इस बात का चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को दास या दस्यु का नाश करने वाला दस्युहन कहा गया है। तो ऋग्वेद में दास, दस्यु, तो दास और दस्यु किसको भाई? हड़प्पाई लोग को कहते होंगे, और क्या हड़प्पा के लोग को कहते होंगे। और हड़प्पा के लोग तो यहाँ पर किला बना बना के बैठे थे, बड़े बड़े महल बना के बैठे थे। ठीक है, तो भगवान इंद्र जो थे ना, उनको पुरिंदर कहा जाता है। पुरिंदर मतलब पुर मतलब किला, और पुरिंदर मतलब किलों का नाश करने वाला। तो भाई आखिर किन किलों का नाश किया होगा भगवान इंद्र ने? ये हड़प्पा सभ्यता के किलों का नाश किया होगा, है ना, इसलिए इनको पुरिंदर कहा गया है। तो कहने का मतलब इस तरह से है, अगर सामान्य तौर जनरली मतलब ऐसा कहा गया है कि जो विदेशी आक्रांता थे ना, है ना, मतलब जिन विदेशी आक्रांताओं ने सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया, नष्ट किया, विनाश किया, वो क्या थे? वो आर्य ही थे। और ऋग्वेद में भी ये जो लड़ाई हुई थी, इसकी अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है, चर्चा मिलता है। तो अब अगला सवाल यह आता है कि आर्य लोग की लड़ाई किनसे हुई? मतलब उनके भारत आने पर किन लोगों ने इनका विरोध का सामना करना पड़ा आर्यों को? तो डेफिनेटली भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग ही होंगे, है ना। तो जो इनके आने से पहले भारत में मौजूद थे, कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मौजूद थे। और वेदों के अनुसार आर्यों और दस्यु, है ना, दो तरह की बात आती है। तो भाई जो दस्यु होते हैं, ठीक है, जो अनार्य होते हैं, तो थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो दस्यु या अनार्य कौन थे? तो वैदिक वेद क्या कहता है इसके बारे में? तो वैदिक संस्कृति में आर्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को दास या दस्यु कहा जाता है। तो ऋग्वेद में दास या दस्युओं को, है ना, क्या क्या कह के संबोधित करते थे ऋग्वेद में? ठीक है, ऋग्वेद में दास या दस्युओं को, उसके बारे में क्या क्या कहा गया है? इससे भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है भाई। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जैसे ऋग्वेद में हड़प्पाई लोगों को या दास या दस्युओं को क्या कहते थे? अकर्मण। अकर्मण, ठीक है। तो अकर्मण का मतलब क्या होता है? वैदिक क्रियाओं को ना करने वाला। ठीक है, तो ऋग्वेद के अनुसार अकर्मण उनको कहते हैं जो वैदिक क्रियाओं को ना करता हो। और क्या कहते थे? दस्युओं को। दस्युओं के बारे में और क्या कहा गया है ऋग्वेद में? और इनके बारे में कहा गया है अदेवयु। ठीक है, अदेवयु मतलब वैदिक देवताओं को नहीं मानने वाले, अदेवयु। और क्या कहा गया है? और कहा गया है अयजवन। अयजवन मतलब यज्ञ ना करने वाले। और क्या कहा गया है? इतनी सारी बातें कही जा रही है ना। और क्या कहा गया है? मृदवाक। ठीक है, मृदवाक मतलब अपरिचित भाषा बोलने वाले। संस्कृत वंस्कृत नहीं बोलते थे ये लोग, अपरिचित भाषा बोलते थे। और क्या कहा गया है भाई ऋग्वेद में दस्युओं के बारे में? अब्राहम। ठीक है, अब्राहम मतलब श्रद्धा और धर्म पर विश्वास नहीं करने वाला अब्राहम कहलाता था। और क्या कहा गया है?
अव्रत, अव्रत मतलब व्रतों से रहित, यानी किसी भी तरीके का व्रत वगैरह नहीं करने वाला। ठीक है, और क्या कहा गया है? अन्य व्रत। ठीक है, वेदों के नियमों को नहीं मानने वाला। ठीक है, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, रुकावट नहीं हो, मतलब वेदों का अनुसरण नहीं करने वाला। तो इतनी सारी बातें जो है ना, मतलब दस्युओं के बारे में, दासों के बारे में या हड़प्पाई लोगों के बारे में कहा गया है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, क्या कहा गया है? अकर्मण, वैदिक क्रियाओं को ना करने वाला। अदेवयु, वैदिक देवताओं को नहीं मानने वाला। अयजवन, यज्ञ ना करने वाला। मृद्धवाक, अपरिचित भाषा बोलने वाला। अब्रहम, श्रद्धा और धर्म पर विश्वास नहीं करने वाला। अव्रत, व्रतों से रहित, यानी किसी भी तरीके का व्रत नहीं करने वाला कहा गया है। अन्य व्रत, वेदों के नियमों को नहीं मानने वाला, जिसके ऊपर कोई अंकुश या रुकावट नहीं हो, मतलब वेदों का अनुसरण नहीं करने वाला। ओके, तो कहने का मतलब है इस प्रकार दस्यु शब्द का, है ना, और भी कुछ अर्थ निकलता है। इतना तो अर्थ है ही, पर दस्यु शब्द का कुछ और भी अर्थ निकलता है, जैसे कि राक्षस, या इसी दस्यु से दैत्य, जिसका अर्थ होता है राक्षसी प्रवृत्ति वाला, हत्यारा होता है, मांसभक्षी होता है, दुराचारी होता है, नास्तिक होता है, अवगुण का सूचक है। अवगुण खराब बातों का सूचक है। तो दस्यु का मतलब ये होता है। लेकिन आर्यों के बारे में बोला जाए तो भाई कुछ अलग ही सेंस होगा। आर्य सामान्य तौर पर एक भाषा समूह को भी सूचित करता है। तो यह अंतर था आर्यों में और दस्युओं में। ठीक है, तो दोनों के बीच यही अंतर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे आर्यों के मूल निवास के बारे में, है ना। तो आर्य के बारे में जैसे बहुत सारे विदेशी स्कॉलर जो है या भारतीय, मतलब पहले हम लोग विदेशियों की बातें करते हैं, तो आर्यों के बारे में बहुत सारे विदेशियों ने भारत में रिसर्च वगैरह का काम किया है। भारत के कल्चर कस्टम को लेकर के उन्होंने बहुत रिसर्च किया है और उन्हीं पर उन्होंने अपनी अपनी बातों के द्वारा आर्यों के बारे में समझाया है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में समझाया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भारतीय स्कॉलर्स है और कुछ जो है वो विदेशी स्कॉलर्स है, तो उनके बीच भी क्या होता है, मतभेद बना हुआ है। यानी सारे स्कॉलर्स के बीच में मतभेद बना हुआ है आर्यों के भारत आने को लेकर, है ना। तो कुछ विद्वान उन्हें विदेशी मानते हैं, तो कुछ भारत का मूल निवासी सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं। तो इस संबंध में अनेक तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि इतिहास के द्वारा, भाषा विज्ञान के द्वारा, पुरातत्व के द्वारा, शरीर संरचना शास्त्र के द्वारा, शब्द विकास शास्त्र के आधार पर, है ना। तो इनके द्वारा विद्वानों ने आर्य के मूल निवास के संबंध में अनेक तरीके के विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, इस संबंध में सबका अलग अलग मत है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग सारे मतों को देखेंगे, यहाँ पर सबके जिनका जिनका जो भी आइडियोलॉजी हो उसको समझेंगे। तो जैसे कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि आर्य जो थे वो कहाँ, यूरोप से आए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला विचारधारा देखते हैं भाई कि किन किन स्कॉलर्स ने यूरोप माना है आर्यों का निवास स्थान। ठीक है, तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, इस संबंध में मत। ठीक है, या आर्यों की उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान, इसके संबंध में क्या उनका विचारधारा था, तो यूरोप। ठीक है, यूरोप, है ना। तो आर्यों का मूल निवास स्थान, यूरोप आर्यों का मूल निवास स्थान। तो किन किन स्कॉलर्स ने क्या क्या कहा है, तो आर्यों का आदि देश यूरोप के समर्थन में कौन कौन सा मत आता है। तो बहुत से विद्वानों का मत है कि आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था, यूरोप था। आप भी सोच के सोचेंगे भाई कि यूरोप से आर्य आए थे, तो भाई ये लोग तो संस्कृत बोलते थे। चलिए हम लोग इस पर देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इस विचार को व्यक्त करने वाले
स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, फ्लोरेंस फिलिप निवासी सेसेटी, ठीक है। तो उन्होंने जो है आर्यों की भाषा और विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में एक समानता दिखाने की कोशिश की है। और इसके बाद आता है नाम विलियम जोन्स का। तो विलियम जोन्स ने भी इस तर्क का समर्थन किया। उन्होंने ग्रीक, गॉथिक, संस्कृत, फारसी, तो इन सब भाषाओं में समानता दिखलाने का प्रयास किया है। किसने भाई? विलियम जोन्स ने। एग्जाम्पल, उदाहरण के स्वरूप, जैसे संस्कृत में पितृ, लैटिन में पटेर, अंग्रेजी में फादर, जर्मन में वटर, है ना, इनको कहा जाता है। और यही समानता माता शब्द में भी देखने को मिलती है। हम लोग इसको और क्लियर करेंगे आगे। तो इस तरह से भाषा संबंध में समानता के आधार पर विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप माना है भाई। एक अन्य विद्वान प्रेंका का भी विचार है कि ये जो थे जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान था, ठीक है। तो उन्होंने जो है नस्ल और शारीरिक बनावट के समानता के आधार पर इस मत को व्यक्त किया है। साथ ही साथ आर्यों के संबंध में इसी तरह की विचारधारा रखने वाले विद्वानों में से एक, मैंने बताया सर विलियम जोन्स, उन्होंने क्या कहा आर्यों के बारे में? तो उन्होंने भी क्या कहा कि भाई ये यूरोप से आए हैं। आर्य लोग कहाँ? यूरोप से आए हैं। तो जैसे कि इन्होंने, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा था, ऐसे भी विलियम जोन्स जो थे इनका एक महत्वपूर्ण काम रहा था भारत में कि इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने। और इन्होंने क्या कहा कि आर्य यूरोप से आए थे, या जर्मनी, या हंगरी, या दक्षिण रूस, है ना। तो यूरोपीय भाषा और संस्कृत भाषा में समानता के आधार पर इन्होंने ये बातें कही थी। तो इनका मानना था कि आर्य लोग यूरोप से आए थे, और यूरोप में कहां से? जर्मनी से, हंगरी से, रूस से। तो यहाँ पर हम लोग यह बात सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, इनकी बातों को कैसे माना जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इन्होंने किस आधार पर ऐसी बातें कही। तो इन्होंने यह बात मतलब इस आधार पर कहा क्योंकि यूरोप में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं और यहाँ संस्कृत बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इनका था, ये आधार इन्होंने दिया था कि उसके अनुसार संस्कृत भाषा और वह यूरोप भाषा के बीच, है ना, उन्होंने काफी एक तरह से समानता देखी। और इसी आधार पर इन्होंने आर्य लोग जो है तो उनके बारे में बताया कि ये लोग यूरोप से आए थे। तो आपके मन में भी सवाल ये होता है भाई कि कहाँ संस्कृत भाषा, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, है ना, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे और ये तो इंग्लिश बोलते हैं, दोनों का मेल कैसे है? तो उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश करी है। जैसे संस्कृत का एक वर्ड होता है मातृ, है ना, या पितृ। तो इसको इंग्लिश में, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसमें उसका आधार बनाकर उन्होंने लैटिन, ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके आधार पर इन्होंने यह बातें कही, है ना। तो जैसे कि संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी, इन्होंने इनमें समानता दिखाने की कोशिश की। जैसे संस्कृत एक भाषा हो गया, दूसरा हो गया लैटिन लैंग्वेज, और तीसरा हो गया अंग्रेजी। ठीक है। तो जैसे संस्कृत में माता को क्या बोलते हैं? मातृ। लैटिन में बोलते हैं मातेर, और अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? मदर। ठीक है। तो उसी तरह से पिता, है ना, उसी तरह से पिता को संस्कृत में क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं पितृ। ठीक है। और पिता हो गया पितृ, और यहां पर लैटिन में बोलते हैं पातेर। ठीक है। और अंग्रेजी में बोलते हैं फादर। ठीक है। तो देखिए यहां पर जो लैटिन लैंग्वेज में माता को मातेर और पिता को पातेर कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में माता को मदर और पिता को फादर कहा जाता है। तो वह भी इस कारण से क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, मतलब उच्चारण भी बदलता है।
तो दोनों का जो मूल है, जो उत्पत्ति है, वह संस्कृत ही है। इसी आधार पर इन्होंने ये बातें कही। तो वैसे भी संस्कृत दुनिया की महान भाषाओं में से एक है। यह देवताओं की वाणी है और देवता इस लैंग्वेज में बात किया करते थे भाई, संस्कृत में ही। और अभी भी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना सबसे अच्छे ढंग से किसी लैंग्वेज पर ज्यादा स्पीड से काम करता है, तो वो लैंग्वेज है संस्कृत। ठीक है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में कहीं भी कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरह से इस लैंग्वेज का यूज करके कंप्यूटर जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड पर काम कर सकता है। ठीक है, ये तो था भाई यूरोप वाला, है ना, यूरोप के संबंध में। ठीक है, तो आर्यों का आदि स्थान क्या था? यूरोप था। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद का विचारधारा। ठीक है, तो यहां पर आर्यों का आदि स्थान जैसे अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग माना था, तो इसी में से नाम आता है फिर किसका? फिर यहां पर नाम आता है आपका आर्यों का मध्य एशिया। ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूं सारा। आर्यों का निवास कुछ स्कॉलर्स मानते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं आर्कटिक प्रदेश। आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है, कुछ मानते हैं भारत। भारत आर्यों का मूल निवास स्थान। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं तिब्बत। आर्यों का मूल निवास स्थान। कुछ मानते हैं पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान। तो देखिए अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है ना अलग अलग तरह का विचारधारा इनके बारे में दिया है। तो जैसे हम लोगों ने भाषा के आधार पर अभी तक समझे हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या आता है भाई? जैसे कि अब यहाँ पर दूसरा नंबर का टॉपिक हमारा आता है मध्य एशिया। तो किन किन स्कॉलर्स ने ये माना है कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, यानी कि सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया देश में जैसे कि नाम आता है सोवियत संघ के 5 देश इसमें गिने जाते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो लगभग इसमें अगर देखा जाए सेंट्रल एशिया में तो लगभग 48 देश शामिल हैं। तो सबसे पहले 1859 में प्रसिद्ध जर्मनी विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का देश घोषित किया था। तो मैक्स मूलर का अनुमान है कि वैदिक काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, तो यूरोपीय मत के विपरीत अनेक विद्वानों का यह मत है, यह विचारधारा है कि आर्यों का भारत में आगमन मध्य एशिया से हुआ था, यानी मध्य एशिया ही इनका मूल निवास हो सकता है स्थान। ठीक है, तो इस मत के समर्थक, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं, धार्मिक ग्रंथ के आधार पर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से ही भारत में आकर बसे। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, ये जो मत है, इसके प्रतिपादक मैक्स मूलर है ना। तो मैक्स मूलर के अनुसार भारतीय आर्य आदि देश, ठीक है, तो उसका जिक्र जैसे कि आदि ग्रंथ है ना, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो है जिंद अवेस्ता के द्वारा इनमें एक समानता दिखा करके मैक्स मूलर ने उनको बताया है, हम लोग को समझाया है कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। इन्होंने वैदिक मतलब ऋग्वेद के ग्रंथ को और ईरान का जो जिंद अवेस्ता ग्रंथ है उनमें समानता दिखा करके इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। तो ये समानता मतलब इन दोनों बुक में जो समानता है उससे पता चलता है कि प्रथम ईरानी और भारतीय आर्य किसी एक जगह पर रहे होंगे,
लेकिन बाद में अलग अलग जगह में आकर के बस गए होंगे, है ना। तो वह स्थान भारत और ईरान के मध्य में कहीं रहा होगा और यहीं से आर्यों की एक शाखा भारत आ गई होगी और दूसरी शाखा यूरोप वगैरह में जाके बस गई होगी, है ना, ईरान और दूसरी जगह जाके बस गई होगी। तो शुरुआत में आर्य अपने वर्ष की गिनती जो है ना हिम से करते थे, हिमवर्ष से करते थे। तो इससे भी क्या होता है कि वह शीत प्रधान देश में रहते थे, ये पता चलता है, ठीक है। खैर, लेकिन आगे चलकर आर्यवर्ष की गणना शरद आर्य जो है अपने वर्ष की गिनती शरद से करने लगे, जिससे प्रमाणित होता है कि दक्षिण एशिया की तरफ ये बढ़े, है ना, जहां अपेक्षाकृत क्या होता है, कम ठंड पड़ता है। तो इसके अलावे आर्य जो थे घोड़े का प्रयोग, नाव का प्रयोग, इनसे परिचित थे। तो उन्हें पीपल के पेड़ की भी जानकारी थी। तो ऐसे स्थिति में मध्य एशिया ही संभव होता है और लगता है कि ये मध्य एशिया से ही आए होंगे, ठीक है। हालांकि फिर भी इनका जो ये आइडियोलॉजी है ना, इनका ये जो मत है ना, तो लगभग सब लोग मानते हैं। तो आर्यों का मूल निवास स्थान के संबंध में क्या होता है, कुछ आलोचनाएं भी होती है, ठीक है। जैसे मैक्स मूलर ने मध्य एशिया के सिद्धांत को सर्वमान्य माना है। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए हैं मैक्स मूलर ने, ठीक है। जैसे मध्य एशिया के लोग जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनमें से अधिकांश देवी देवताओं की पूजा आर्य लोग किया करते थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया में ही रहते थे पहले। उसके अलावा और क्या एग्जांपल दिया है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। और इसका अर्थ है कि आर्य लोग भारत आने से पहले भी पशु पालने के काम में लगे हुए थे। तो पशु चराने के लिए उपयुक्त स्थान जो है ना, मध्य एशिया के विशाल मैदान चारागाह हो सकते हैं। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि आर्य लोग शुरुआत में मध्य एशिया में रहे होंगे। और क्या बातें होती है भाई, अब जब मैदान विशाल होगा, चारागाह होगा, तो चारा कभी ना कभी खत्म होगा। तो चारे की जब कमी हो गई होगी, तो चारे की कमी के कारण वो लोग अन्य देशों में चले गए होंगे, मतलब इंडिया आ गए होंगे। तो आर्यों के वेदों, है ना, और ईरानियों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक जिंद अवेस्ता पढ़ने से पता चलता है कि दोनों के पूर्वज इकट्ठे रहते थे। शायद यह देश मध्य एशिया में ही कहीं होगा, ठीक है। उसके अलावे जिन भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों का वर्णन आर्यों के ग्रंथों में आता है, वह सब मध्य एशिया में मिलते हैं। इसलिए उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया ही था। और क्या भाई, और क्या एग्जाम्पल दिया है मैक्स मूलर ने और कैसे समझाया है। तो जैसे कि आर्यों के ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य शुरुआत में समुद्र से परिचित नहीं थे, समुद्र के बारे में इनको बिल्कुल पता नहीं था। और मध्य एशिया में केवल एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जो समुद्र से काफी दूर है, यानी समुद्र का आता पता नहीं। तो अधिकांश इतिहासकार मध्य एशिया सिद्धांत से सहमत है, ठीक है। तो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के समर्थकों का यह भी कहना है कि आर्यों का प्राचीनतम लेख एशिया में ही मिला है, ठीक है। एशिया माइनर में बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, है ना, इनका उल्लेख मिलता है। तो इन प्रमाणों के आधार पर अनेक विद्वान का मत है कि आर्य मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में ही कहीं रहते थे और वहीं से भारत आ गए भाई। तो इसी आधार पर उन्होंने आर्यों का निवास स्थान मतलब मध्य एशिया ही कहा है। तो अब उन्होंने इस बात को किस आधार पर, है ना, तो जैसे उन्होंने ईरान और मध्य एशिया जो आता है तो वहां पर तो उनका जो ग्रंथ था ना, तो उसके हिसाब से उसी के हिसाब से जिंद अवेस्ता जो ग्रंथ है उसके हिसाब से ये सब बातें कही गई। तो उसके आधार पर कंपेयर करके उन्होंने कुछ स्टोरी के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की है। हालांकि देखिए इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद भी कुछ लोग जो है आलोचना करते हैं उनके इन विचारधारा की, ठीक है, मैक्स मूलर के विचारधारा की आलोचना करते हैं। जैसे कि इतनी सारी बातें इन्होंने बताई, एग्जाम्पल बताई, फिर भी मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार है कि यदि आर्य लोग मध्य एशिया से आए होते
तो उनका जिक्र वेदों में जरूर होता, पर वेद में कहीं भी मध्य एशिया का जिक्र नहीं है भाई। तो इस तरह से अब कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कहाँ का सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत। तो हम लोगों ने अभी तक यूरोप के बारे में जाने, मध्य एशिया का विचारधारा जाने। अब देखते हैं आर्कटिक प्रदेश के बारे में। तो किन विद्वानों ने माना है कि आर्य लोग आर्कटिक प्रदेश यानी ध्रुव प्रदेश से आए थे। तो आर्कटिक प्रदेश है ना, आर्कटिक महासागर यानी उत्तरी ध्रुव में फैला हुआ है। तो आर्कटिक प्रदेश में कौन कौन सा देश आता है भाई, तो इसमें कनाडा का कुछ भाग आता है, ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क का क्षेत्र आता है, रूस का कुछ हिस्सा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अलास्का वगैरह का, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वगैरह शामिल है। तो वैदिक आर्यों के आगमन के बारे में क्या था भाई कि एक तरह से है ना, ये विचारधारा कौन सी थी, तो आर्कटिक प्रदेश की विचारधारा। तो जैसे ये विचारधारा देने वाले थे कौन, मतलब ये देसी विचारधारा है। ये विचारधारा दिया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने ग्रह आदि है ना, और जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके आधार पर, ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र मतलब उत्तरी ध्रुव से आर्यों का संबंध बताया था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, दी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो हम लोग मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह जानने की कोशिश करेंगे, मतलब आर्यों को जानने की कोशिश करेंगे क्या बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने सही कहा है आर्यों के बारे में, उन्होंने अपनी सही राय दी है, उनकी विचारधारा सही या गलत है। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि वेदों में आर्कटिक होम है ना, भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और जो थे क्या बोल सकते हैं इनको हम लोग, ये जो किताब लिखी थी इन्होंने, स्वतंत्र कार्यकर्ता है ना, स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक द्वारा, मतलब इंडो आर्यन लोगों की उत्पत्ति के बारे में 1903 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी आर्कटिक होम है ना, ठीक है। तो इसमें क्या था, उत्तरी ध्रुव सिद्धांत। तो भारत के प्रसिद्ध विद्वान, मैंने बताया बाल गंगाधर तिलक ने अपनी विख्यात पुस्तक, ठीक है, आर्कटिक होम इन दी वेदांत है ना, तो इसमें यह बात साबित करने का प्रयास किया कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, ठीक है। इसके अनुसार वैदिक भजन, ठीक है, और आपका अवेस्टिन जो रूट होता है, मार्ग होता है, उसके द्वारा, और वैदिक कालक्रम और वैदिक कैलेंडर के अपने एक तरह से विश्लेषण के आधार पर पूर्व हिमनद काल यानी उत्तरी ध्रुव आर्यों का जो था मूल निवास स्थान था, उन्होंने यह बात बताई है। इसके अलावे उन्होंने ऋग्वेद और ईरान की एक पुरानी पुस्तक जिंद अवेस्ता को भी बहुत गहराई से इन्होंने स्टडी किया, और इन्होंने स्टडी करके ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनमें जो प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है वे सब मतलब उत्तरी ध्रुव में मिलते हैं। तो ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आर्यों के आदि स्थान पर बहुत ही अधिक ठंड पड़ती थी, शीत पड़ती थी, और 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता था। तो भाई ऐसा केवल कहां, उत्तरी ध्रुव में ही संभव है, और कई दिनों का प्रातः काल दर्शाता है, और वहां हिमपात बहुत अधिक होता है। तो हम यह सभी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव में बहुत बर्फ पड़ती है, हिमपात का वर्णन भी जिंद अवस्था में मिलता है। तो संभवतः इसी हिमपात के चलते आर्य उत्तरी ध्रुव से निकल करके मध्य एशिया पहुंचे होंगे, जबकि कुछ भूवैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया है कि आदि काल में यहाँ का मौसम सुहावना होता था और यहाँ रहना मुश्किल नहीं था, ठीक है। पर धीरे धीरे भौगोलिक परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र जब बहुत ज्यादा ठंडा हुआ, तो आर्य लोग जो थे इन्होंने इसको छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो मतलब जिन्होंने लगभग 8000 ईसा पूर्व जलवायु परिवर्तन के कारण इसको छोड़ दिया होगा, और यूरोप और उत्तरी एशिया के भागों में मतलब भारत आ गए आर्य लोग, और कुछ अन्य यूरोपीय देश में भी चले गए और कुछ भारत में आ गए। तो उत्तरी ध्रुव सिद्धांत जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, है ना। अब इनके विरोध में भी कुछ बातें हुई, इनका भी आलोचना किया गया, ठीक है। जैसे आलोचकों का मत था, कुछ आलोचक, कुछ क्रिटिसाइजर थे जो क्रिटिसाइज करते थे, तो उनका कहना है
कि यदि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी रहे होते तो सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि कहकर वो लोग नहीं पुकारते। सही बात है भाई। ऋग्वेद में उत्तरी ध्रुव का स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता है। आलोचकों ने यह भी तर्क दिया है कि साहित्यिक प्रमाण मतलब बहुत ठीक और प्रमाणित नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार तिलक के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि ऋग्वेद में उत्तरी ध्रुव तथा आर्यों का बाहर से मतलब भारत आकर बसने का कोई संकेत नहीं मिलता है। इसके अलावे ऋग्वेद में जिस उषा का वर्णन है वह उत्तरी ध्रुव प्रदेश की उषा नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि ऋग्वेद के एक मंत्र में इस उषा के पूर्व में उदय होने की बात कही गई है, जबकि अन्य मंत्र में पश्चिम में। तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश में उषा दक्षिण से उदय कैसे हो सकती है? तो ये चीज था, है ना। तो ये बाल गंगाधर तिलक का सिद्धांत था। अब देखिए कौन लोग मानते हैं कि आर्य लोग भारतीय थे, भारत के मूल निवासी थे, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो आर्यों का आदि निवास भारत के समर्थन में मत। ठीक है, जैसे इसमें नाम आता है सप्त सिंधु प्रदेश का। अब सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ है भाई? तो सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है ना। वेदों में गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा प्रमुख नदियों को उल्लेख मिलता है और सप्त सिंधु भारतवर्ष का उत्तरी पश्चिम भाग था। इस भाग को आर्यों ने आदि देश कहा है। तो अनेक विद्वानों का मत है कि आर्य भारत में मतलब भारत में कहीं बाहर से नहीं बल्कि भारत के ही निवासी थे। तो इस मत के इस विचार के समर्थक में श्री अविनाश चंद्र दास और गंगानाथ झा, है ना, और डीएस त्रिवेदी और डॉक्टर राजबाली पांडे प्रमुख थे। इन विद्वानों का तर्क था कि वेदों में सप्त सिंधु का गुणगान किया गया है, अतः यही आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। इनका यह भी कहना है कि आर्य कहीं अन्य निवास आर्य जो है किसी और जगह से नहीं आए। ठीक है, ये मतलब इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आर्य परिवार की भाषाओं में अन्य भाषाओं की अपेक्षाकृत संस्कृत भाषा जो है वो मतलब उनमें शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा है बाकी भाषाओं का कंपैरिजन में, परंतु यूरोपीय भाषा में उन शब्दों का संख्या काफी कम मिलता है। ठीक है, इसके अलावे ऋग्वेद में जिन भौगोलिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक वातावरण है वह सब भारत के सप्त सिंधु प्रदेश का है, अतः भारत आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा, है ना। फिर भी बहुत से विद्वान का यह मत को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि यदि भारत जो है आर्यों का देश रहा होता तो आर्यों के भारत से बाहर जाने से पहले संपूर्ण भारत का आर्यकरण हो चुका होता, यानी सारा भारत में आर्य सभ्यता फैल चुकी होती, पर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि पूरे भारत में यह कैसे संभव है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आर्य नहीं थे, हो सकता है भाषाएं अलग हो, कल्चर अलग हो, है ना, शाखा अलग हो। ठीक है, तो ये सब बातें। इसके अलावे डीएस त्रिवेदी इन्होंने देविका प्रदेश माना है। तो डी कल्ला इनका मानना है कि आर्य जो थे कश्मीर से आए थे, हिमालय के साइड से आए थे, है ना, हिमालय प्रदेश से आए थे। इसके बाद मैंने बताया अविनाश चंद्र झा सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, गंगानाथ झा उन्होंने कहा कि आर्य जो है गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से यहीं पर आए थे। ठीक है, तो इस तरह से गंगानाथ झा गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र यानी ब्रह्मर्षि देश, है ना, तो इस तरह से वो बताए थे। अब देखिए सप्त सिंधु प्रदेश, है ना, डॉक्टर एसी दास, तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी अपनी पुस्तक ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद भारत और आपका एक तरह से संपूर्ण नंद ने क्या था कि अपनी पुस्तक आर्यों का आदि देश में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश यानी पंजाब, उत्तरी सीमांत प्रांत, कश्मीर, काबुल, कांधार वहीं के मूल निवासी थे। तो इन्होंने अपना मत के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किए हैं भाई। जैसे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में केवल सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है। यदि आर्य बाहर से आए होते तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख अवश्य मिलता, पर वो नहीं मिलता है। ऋग्वेद में 7 नदियों
का नाम का वर्णन आता है। सप्त सिंधु प्रदेश में ये नदियां हजारों वर्षों से बह रही है। ऋग्वेद में जिन वृक्षों, पशुओं और पक्षियों का उल्लेख आता है वे सभी सप्त सिंधु प्रदेश में मिलते हैं। ऋग्वेद में इस बात का वर्णन आता है कि आर्यों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, चावल था। ठीक है, और ये सभी सप्त सिंधु प्रदेश में काफी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ऋग्वेद में इस बात का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता है कि आर्यों के पूर्वज सप्त सिंधु प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य जगह में बसते थे। ठीक है, कुछ इतिहासकार सप्त सिंधु सिद्धांत को स्वीकार करते हैं जबकि कुछ उनका सिद्धांत स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे तो वे ऐसे उपजाऊ प्रदेश को छोड़कर, मतलब उनको जाने की आवश्यकता क्या थी। ऋग्वेद में आर्य और दासों के मध्य हुए लड़ाई से ज्ञात होता है कि आर्य विदेश से आए थे। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ ऐसे भौगोलिक भागों का, मतलब स्थानों का, वृक्षों आदि का उल्लेख मिलता है जो सप्त सिंधु प्रदेश के नहीं थे। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि आर्य विदेशी थे, सबका अलग अलग मत। अब अगला मत आता है यहाँ पर किसका, तिब्बत वाला सिद्धांत। तब किन विद्वानों ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो इनमें आता है नाम दयानंद सरस्वती का। तो दयानंद सरस्वती 1875 में 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने बताया था कि आर्य जो थे वह तिब्बत से आए थे, मतलब भारत के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा। तो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, कि उन्होंने क्या कहा आर्यों के बारे में। तो महर्षि, इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में, है ना, से 1883 तक इनका समय था। तो आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक ये रहे हैं। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, तो इन्होंने वेदों का प्रचार और आर्यव्रत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ये एक सन्यासी थे, एक चिंतक थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना, वेदों की ओर लौटो इनका मुख्य नारा था। ठीक है, चलिए इनके विचारधारा को हम लोग समझते हैं। तो इसके बाद हम लोग भारत का एक अन्य, ठीक है, जैसे विचारक मैंने बताया स्वामी दयानंद सरस्वती जी की राय जानेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, आर्यों के आगमन के बारे में क्या सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने दिया है तिब्बत का सिद्धांत। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया है। उनके अनुसार लोग सूर्य की, आर्य लोग क्या थे, सूर्य की, अग्नि की उपासक थे, क्योंकि ठंड देश के निवासी थे और ठंडा प्रदेश तिब्बत में ही कहीं हो सकता है। तो उसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जिन वृक्षों, पशु पक्षियों का उल्लेख किया गया है वे सभी तिब्बत में उपलब्ध थे। ठीक है, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो उनका एक छोटे से देश में निर्वाह नहीं हो सका, मतलब वहां रहना कठिन हो गया। तो वो अपने पड़ोसी देश में जा बसे, मतलब भारत में जा बसे, और यहाँ की जलवायु और भूमि क्या थी, उनके अनुकूल थी। इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी इस सिद्धांत का, ठीक है, ये जो थे इन्होंने खंडन किया है। वे लिखते हैं कि सूर्य और अग्नि की पूजा इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनका देश, ठीक है, शीत प्रधान हो। उत्तरी ध्रुव प्रदेश, जैसे कि वहां पर भी अधिक शीत पड़ती है, परंतु यहाँ के स्कीमो अग्नि की पूजा नहीं करते हैं। सब मतलब कोई ना कोई किसी न किसी के सिद्धांत को ठुकरा दे रहा है, गलत साबित कर दे रहा है। पीरू में भी क्या होता है, पीरू में भी यद्यपि क्या होता है, ठंड नहीं होती, फिर भी यहाँ के निवासी सूर्य की उपासना करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त तिब्बत की जनसंख्या मंगोल जाति के साथ संबंध रखती है, ना कि आर्य जाति के साथ। सिद्धांत गड़बड़। अब छठा देखते हैं हम लोग, आर्यों का निवास स्थान पश्चिम एशिया। ठीक है, ज्यादा नहीं है यहाँ, बस वही चला है। तो आर्यों का निवास स्थान पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, है ना, ये सब देश, मतलब इराक, इजराइल भी ये सब आते हैं। तो हिंदी यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, तो उन्हीं को रिलेट करके आर्यों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आधुनिक हिंद यूरोपीय भाषाओं में से, है ना, कुछ
जैसे कि आपका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी, बंगला, पंजाबी, रूसी, ठीक है, ये सब सारी जितनी भाषाएं हैं ना, ये एक तरह से आदिम हिंदी यूरोपीय भाषा में ही ये सब भाषाएं शामिल हैं। और ये सब क्या है, संस्कृत से मिलती जुलती है, यानी संस्कृत ही इनका आदिम रूप है। ठीक है, इसके आधार पर ये सब बातें कही जा रही है। तो अब जैसे कि कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग जो थे उनकी जो भाषा थी वह भारोपीय परिवार की भाषा थी, उसी का एक हिस्सा था। तो भारोपीय परिवार, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा मतलब भारतीय प्लस यूरोपीय भाषा, ठीक है, जिसमें लैटिन, ग्रीक और संस्कृत आती है। तो जैसे कि भारोपीय भाषा में क्या हुआ कि जब भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा का मिलन होता है तो उसे भारोपीय भाषा कहते हैं। तो इसमें ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा और संस्कृत भाषा, तीनों भाषा को मिलाकर यह बनता है। तो आखिर में कहने का आधार क्या है कि इन्होंने जो प्राचीन साक्ष्य है उसके आधार पर यह बातें कही है। तो देखिए, इसमें पहला जो सबूत मिला है, सबसे पहले सबूत मिला है इराक से, है ना, कि आर्य लोग क्या था, पश्चिम एशिया से आए थे। तो लगभग 2200 साल पुराना भारोपीय भाषा का पहला सबूत, ठीक है। उसके बाद भारोपीय भाषा इराक, इसके बाद और सबूत मिला है 1600 बीसी में कस्सी अभिलेख, कहां, इराक में मिला है। 1400 बीसी में मिताद्री अभिलेख, कहां मिला है, मितन्नी अभिलेख, सॉरी, सीरिया में मिला है। तो इन अभिलेखों से, यानी इराक, सीरिया, तो वहां से जो अभिलेख मिले हैं, कस्सी और मितन्नी से जो अभिलेख मिले हैं, है ना, उसमें क्या है, आर्य शब्द का उल्लेख है। तो मतलब इससे यह पता चलता है कि आर्य लोग पश्चिम एशिया से आए थे। इसके अलावा जैसे कि 1400 बीसी में बोगजगोई अभिलेख ढूंढा गया, तो जब उस अभिलेख को ढूंढा गया तो उसमें मतलब पूरा का पूरा उसने एक तरह से इतिहास को ही बदल कर रख दिया। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है लगभग मतलब 1400 साल पुराना है और उसमें वैदिक देवी देवताओं का नाम मिलता है। तो वैदिक देवी देवताओं का नाम जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इस तरह से बोगजगोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवता का जिक्र मिलता है। तो नासत्य देवता है ना, तो जैसे कि क्या होता है कि ऋग वैदिक देवी देवताओं में प्रमुख देवता क्या है, इंद्र का नाम बोगजगोई अभिलेख में मिलता है, वरुण का मिलता है, मित्र का मिलता है। ठीक है, पर अग्नि की जगह नासत्य का नाम मिलता है। तो अग्नि नासत्य है ना, और नासत्य जो थे वो चिकित्सा संबंधी देवता थे। तो नासत्य देवता जो है वह अग्नि के बराबर हैं, है ना, तो इसके सिमिलर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अलग है, ये चिकित्सा का देवता है। तो यहाँ पर हमारे वैदिक काल में चिकित्सा का देवता है ना, अश्विन को कहा जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल मतलब अश्विन चिकित्सा संबंधी देवता थे। तो इन सब बातों से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई ये जो थे ये पश्चिम एशिया से आर्य लोग आए थे। ठीक है, इसके अलावे भारोपीय भाषा वर्ग में अधिकांश भाषाओं में भेड़िया, भालू, घोड़े, ये सब जो पशु है, उसके अलावे करंज जो बीज है और जो भोज वृक्ष है, इनकी शब्दावली बिल्कुल समान है। ठीक है, मतलब मैच करता है आपका वैदिक सभ्यता की भाषा से, पश्चिम एशिया में जो है शब्दावली उसके साथ। तो इस आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मतलब आर्यों का मतलब पश्चिम से संबंध रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद प्रोफेसर सेलर्स एडवर्ड, है ना, उन्होंने भी पश्चिम एशिया को ही एक तरह से स्वीकार किया है। हाँ, ऑल्डेन, बर्थ, कीथ, इनका भी मत यही है। ठीक है, इसके अलावा गाइल्स ने आर्यों का देश हंगरी या डेन्यूब घाटी को माना है। ठीक है, मेयर, पिक, गार्डन, चाइल्ड, पिगट, नेहरिंग, है ना, तो इन लोगों ने दक्षिण रूस को आर्यों का निवास स्थान माना है। तो यहाँ पर सब स्कॉलर्स का अलग अलग विचारधारा है, उनके बारे में बहुत सारे लॉजिक भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये पंजाब अफगानिस्तान में आकर बसे और एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और संस्कृत इनकी भाषा थी। तो यहां तक हम लोगों ने इन सिद्धांतों को समझा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि भाई ये सब इनका विचारधारा था, अलग अलग विद्वानों का, है ना, आर्यों को लेकर, वेदों को लेकर, उनके भारत आगमन को लेकर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आर्य लोग भारत में भौगोलिक विस्तार कैसा था, आर्य लोग भारत के कितने बड़े भाग में फैले हुए हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके,
तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों तक भेजता रहूं। तो धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।